यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बैटरी डाउन है क्या इसकी? ठीक। साउंड नहीं जा रही है इससे? वहाँ से बढ़ा दो तब। हाँ। लंबी छुट्टी हो गई आप लोगों की? 2 दिनों की ना? दो नहीं, बल्कि 3 दिन की। कोई बात नहीं। एक्चुअली प्रयागराज में सेमिनार था, इस वजह से। हम लोग अभी यूनिट नंबर 1 ही पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल थियरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस। राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ व उपागम। उपागम मतलब दृष्टिकोण। इसके अंदर हम लोगों ने पहला डायमेंशन पूरा कर लिया था। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, ये हो चुका है। दूसरा डायमेंशन चल रहा था राजनीतिक सिद्धांत के विभिन्न उपागम। और उपागमों में भी हम लोगों ने परंपरागत उपागमों के अंदर दो उपागमों के बारे में पढ़ रखा है। दार्शनिक उपागम, जिसको हम निर्देशात्मक उपागम भी कहते हैं, यानी नॉर्मेटिव अप्रोच। और हिस्टोरिकल अप्रोच, लीगल इंस्टीट्यूशनल यानी कानूनी संस्थात्मक। और साथ में एम्पिरिकल अप्रोच, है ना, व्यवहारिक उपागम या अनुभविक उपागम। ये रह गया है। अनुभविक उपागम के साथ ही हम लोग मॉडर्न अप्रोचेज में प्रवेश कर जाएंगे, जिसमें व्यवहारवादी उपागम और उत्तर व्यवहारवादी उपागम के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार मैं ब्लूप्रिंट आपके सामने रख देता हूँ। वैसे आपको ध्यान होगा, फिर भी। तो परंपरागत उपागमों में दार्शनिक यानी फिलोसफिकल या नॉर्मेटिव अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, लीगल इंस्टीट्यूशनल और एम्पिरिकल। और आधुनिक उपागमों की श्रेणी में बिहेवियरल और पोस्ट बिहेवियरल, व्यवहारवादी तथा उत्तर व्यवहारवादी उपागम।
दार्शनिक और ऐतिहासिक उपागम हम लोगों ने पढ़ लिया है। एक बार जरा इसका फ्लैशबैक दे दूं, फिर कानूनी, संस्थात्मक और आनुभविक पर हम लोग बात करेंगे। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन वाले बच्चे बता रहे हैं कि साउंड थोड़ी धीमी आ रही है। अच्छा, अभी ठीक हो जाएगी। सिस्टम अप्रोच आधुनिक के साथ ही पढ़ेंगे, डेविड ईस्टन के साथ, है ना। चाहो तो लिख दो इसी में। थोड़ी सी चर्चा व्यवस्था उपागम पे भी कर लेंगे। व्यवस्था अथवा तंत्र उपागम, तंत्र उपागम। देखो, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्मेटिव अथवा फिलोसफिकल अप्रोच। दिस वन इज historical approach, this one is legal institutional, and this one is empirical. इधर आधुनिक उपागमों में बिहेवियरल अप्रोच, और ये पोस्ट बिहेवियरल। ठीक है, तो देखें जी, दार्शनिक उपागम के अंदर, अच्छा कुछ लोगों की पहली क्लास है, लेकिन इस बैच की संभवतः 5वीं क्लास है। हाँ, तो अभी बहुत कुछ नहीं छूटा है। आप पिछली क्लासेस को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनकी ये पहली क्लास है, जो बाद में ज्वाइन किए हैं बैच। तो अभी बहुत पीछे नहीं है, ये तो हो सकता है ना। रीता, टॉपिक पे ध्यान दीजिए, है ना। पहले दूसरे क्लास में, या फिर कह लीजिए जो ओरिएंटेशन सेशन है, उसमें मैं सब कुछ बात कर चुका हूँ कि सिलेबस क्या है, करंट अफेयर्स का क्या रोल है, लिंग्विस्टिक कंसर्न्स क्या है, ये सब बात हो चुकी है। हमेशा मैं इसे रिपीट नहीं करूँगा, नहीं तो इससे अपने सिलेबस का बेशकीमती समय जाया होता है। ठीक है, तो देखिए, राजनीतिक सिद्धांत के उपागमों के अंदर बेसिकली हम उन भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों के बारे में पढ़ते हैं जिन दृष्टिकोणों का सहारा, है ना, राज्य के प्रशासन से जुड़े हुए मामलों को समझने के लिए किया जाता है। आप समझ लीजिए कि राज्य से जुड़ी हुई गतिविधियों का व्यवस्थित अध्ययन ही क्या कहलाता है, राजनीतिक सिद्धांत। अब ये जो व्यवस्थित अध्ययन है, यही अध्ययन के अलग अलग तरीके व्याप्त हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। तो राज्य से संबंधित गतिविधियों को पढ़ने समझने के लिए जो हम परंपरागत इंस्ट्रूमेंट्स का, अस्त्रों का सहारा ले रहे थे, उपागमों का सहारा ले रहे थे, उनका नाम लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। और जब हम राज्य से संबंधित गतिविधियों के व्यवस्थित अध्ययन के लिए नए साधनों का सहारा लेने लगे, तो उन्हीं को हमने क्या नाम दिया, राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक उपागम। अब आधुनिक उपागमों में मूल रूप से व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादी उपागम है। इसके अलावे व्यवस्था उपागम, राजनीतिक समाजशास्त्रीय उपागम, राजनीतिक अर्थशास्त्रीय उपागम, ये सारी चीजें हैं जो ज्यादातर तुलनात्मक राजनीति में प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि भाई परंपरागत उपागम जो थे, इनकी शुरुआत प्लेटो या फिर कह लीजिए उसके पहले के दौर से ही शुरू हो गई थी। तो हम लोग बेसिकली औपचारिक रूप से मानते हैं कि परंपरागत उपागमों की शुरुआत प्लेटो के साथ होती है, क्योंकि प्लेटो ही राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है ना। तो ये जो दार्शनिक उपागम है, ये बेसिकली राज्य से जुड़ी हुई गतिविधियों के अध्ययन को मूल्यात्मक आधार पर संचालित करता है। मूल्यात्मक आधार पे, नॉर्म्स के आधार पे, वैल्यूज के आधार पे। तो दार्शनिक उपागम में यह पाया गया कि राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ने व समझने के लिए जो अध्ययन शैली प्रयोग में लाई गई, उसका नाम क्या है, आगमनात्मक या निगमनात्मक, निगमनात्मक अध्ययन शैली अपनाई गई, जो कि दर्शन शास्त्र की अध्ययन शैली है। एक ऐसी अध्ययन शैली
जो चिंतन को प्रधानता देती है, चिंतन को। व्यवहार में सर्वेक्षण, ऑब्जर्वेशन, असेसमेंट, एनालिसिस इस पर बल नहीं देती, तार्किकता पे बल देती है, चिंतन पे बल देती है। आप यूं कह लीजिए कि मस्तिष्कीय जगत में सब कुछ घटित होता है। तो जो भी अध्ययन है वो बेसिकली मस्तिष्कीय जगत में ही होगा, व्यवहार में नहीं होगा। यही होता है नॉर्मेटिव, नॉर्म्स बेस्ड। फिर हमने पाया कि दार्शनिक उपागम राजनीतिक सिद्धांत के जो दो मूलभूत अवयव हैं, तथ्य तथा मूल्य, उसमें बेसिकली मूल्यों को वरीयता दे रहा है, तथ्यों को नजरअंदाज कर रहा है। इसका मतलब कि राजनीतिक अध्ययन को लेकर जो दोनों मानकों के बीच संतुलन होना चाहिए था, वो संतुलन इससे बिगड़ रहा है। पहली कमी तो ये पाई गई। यथार्थ से इसका बहुत मतलब नहीं होता, ये बेसिकली हमें आदर्श की तरफ ले जाता है। यानी राजनीतिक प्रणालियों के अध्ययन का जो दार्शनिक उपागम है वो ये कहेगा, आपको ये बताएगा कि सबसे उत्कृष्ट कोटि की राजनीतिक व्यवस्था कैसी हो सकती है ना। सबसे श्रेष्ठ कोटि की शासन प्रणाली कैसी होनी चाहिए, ये यही बताएगा कैसी होनी चाहिए। उसे हम कैसे बनाएंगे इस पर फोकस नहीं, मतलब यथार्थ से इसका मतलब नहीं है। तो इसीलिए बाद में ये लगभग लगभग अप्रासंगिक होने लगा। खास करके जब राजनीतिक सिद्धांत का आधुनिक दौर आया तब देखा गया कि अब ये कारगर नहीं रहा, इसीलिए हमें नए दौर में प्रवेश करना है। शायद इसी वजह से आधुनिक दौर की शुरुआत हुई द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत। है, हमने ऐतिहासिक उपागम के अंदर पढ़ा कि ऐतिहासिक उपागम राजनीतिक सिद्धांत को एक तरह से कह सकते हैं कि पैरासाइट बना के छोड़ दिया है। मतलब पैरासाइट क्या होता है, उसके पास खाने के लिए अपना कुछ नहीं होता है, वो दूसरों पर आश्रित होता है। तो ऐतिहासिक उपागम ने पॉलिटिकल साइंस को महज पैरासाइट बना दिया कि तुम्हें अगर जीना है तो हमारे ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा, डिपेंडेंट बना दिया। अब दार्शनिक उपागम के ऐतिहासिक उपागम की शुरुआत जो मिलती है वो मैकियावेली की रचनाओं में आप लोगों ने पढ़ा है, जो पढ़ा है वही रिवाइज करा रहा हूं। बाद में सेबाइन और डनिंग जैसे विचारकों ने इस उपागम की खूब महिमा मंडल किया और कहा कि अगर राजनीतिक अध्ययन को बढ़ावा देना है, शासन प्रणालियों का ठीक तरीके से अध्ययन करना है, राज्य के प्रबंधन को सही तरीके से समझना है, तो हमें इतिहास की शरण में चलना होगा। क्योंकि राज्य के प्रबंधन को समझने के लिए तीन आवश्यक तत्व चाहिए होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तथ्य, कारण और निवारण। और ये तीनों इतिहास की गर्भ में छुपे होते हैं। तो इन्होंने इतिहास पर इसे निर्भर बना दिया। आगे चलकर आप देखेंगे कि जो व्यवहारवादी हैं, यानी राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के आधुनिक तौर तरीकों में यकीन रखने वाले जो विचारक हैं, है ना, जैसे सबसे बड़ा नाम इसमें डेविड ईस्टन है, कोबा है, लेस्ले हैं, इन सब ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो राजनीतिक सिद्धांत के साथ समझ लीजिए कि बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है। राजनीतिक सिद्धांत को, यानी राज्य के प्रबंधन से जुड़े हुए मामलों के अध्ययन को अगर इतिहास पे आश्रित बना दिया जाएगा तो फिर इस डिसिप्लिन का, यानी राजनीति विज्ञान का कतई कल्याण नहीं हो सकता। इसकी वजह है इतिहास का दायरा बहुत व्यापक है, और जिसका दायरा व्यापक होगा उसके अंदर निहित तथ्यों के मद्देनजर कौन से तथ्य प्रासंगिक हैं, कौन से अप्रासंगिक है, इसका चयन कर पाना मुश्किल हो जाएगा। साथ में यह भी देखा जाता है कि भाई इतिहास लेखन की जो परंपरा रही है उसमें पूर्वाग्रह बहुत हावी रहा है, क्योंकि दरबारी इतिहासकार भी तो होते हैं जो अनाप शनाप लिख देते हैं, अपने स्वामी या हुक्मरान का महिमा मंडल करते हुए बहुत सारी इधर उधर की बातें लिख देते हैं, है ना। तो इतिहास पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। इतिहास पे भरोसा करना ये कहीं ना कहीं राजनीतिक सिद्धांत के लिए खतरनाक सिद्ध हो रहा है। फिर बारी आई कानूनी संस्थात्मक उपागम की, है ना, कानूनी संस्थात्मक, लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। तो देखिए, कानूनी संस्थात्मक उपागम जो है यह उपागम जिन लोगों के द्वारा प्रचारित प्रसारित किया गया उनमें जो सबसे बड़े चेहरे हैं वो है आपका
एवी डायसी, आइवर जेनिंग्स, केसी वेयर इत्यादि। अब इन सब ने क्या प्रमोट किया? इन सब ने कहा कि अगर राज्य के प्रबंधन से जुड़े मामलों का अध्ययन करना है, भाई राज्य के प्रबंधन से जुड़े मामलों के अध्ययन को ही हम क्या बोलते हैं? राजनीतिक सिद्धांत। राज्य के प्रबंधन से जुड़े मामलों का अध्ययन क्या है? राजनीतिक सिद्धांत। इन सब ने कहा कि यदि आपको राजनीतिक सिद्धांत पे पकड़ बनानी है, अच्छी समझ विकसित करनी है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको संवैधानिक योजना का अध्ययन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, देश के संविधान का अध्ययन करो, देश के संविधान का अध्ययन, देश की राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करो, अध्ययन करें। मतलब मूल रूप से जो कानूनी संस्थात्मक उपागम है, कानूनी संस्थात्मक उपागम, इसमें इसी बात पे बल दिया गया कि संवैधानिक योजना का अध्ययन करिए, प्लस राज्य की जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का अध्ययन कर लीजिए। राजनीतिक सिद्धांत आप समझ जाएंगे। राजनीतिक सिद्धांत का व्यवहार में क्या मतलब है? यहां लिखा हूं, राज्य के प्रबंधन से जुड़े मामलों का अध्ययन। कैसा अध्ययन? व्यवस्थित अध्ययन। क्योंकि सिद्धांत का मतलब होता है व्यवस्थित अध्ययन, और राजनीतिक का मतलब होता है राज्य के प्रबंधन से जुड़े मामले। तो राज्य के प्रबंधन से जुड़े मामलों का अगर व्यवस्थित अध्ययन करना है तो देश की संवैधानिक योजना को समझिए, देश की राजनीतिक संस्थाओं को समझिए। अब देखिए, अब हकीकत यह है कि राज्य के प्रबंधन को समझने के लिए आपको नहीं लगता कि हमें मानव व्यवहार को भी समझना चाहिए? भाई, उस देश में रहने वाले लोगों के अगर व्यवहार को आप नहीं समझेंगे तो क्या इकलौते रूप में राजनीतिक संस्थाओं को समझ जाने से बात बन जाएगी? संवैधानिक योजना को समझ जाने से बात बन जाएगी? नहीं। अब मान लीजिए आपने संवैधानिक योजना पढ़ी, लगा कि बड़ी लच्छेदार चीजें लिखी हुई है। डॉक्टर अंबेडकर भी कहते थे ना कि किसी देश का संविधान चाहे कितना भी अच्छा या बुरा क्यों ना हो, यह मायने नहीं रखता, बल्कि देशवासी कैसे हैं, संविधान को फॉलो करने वाले लोग कैसे हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संविधान अप्रासंगिक हो जाएगा यदि उस संविधान के फॉलोअर्स अच्छे नहीं हैं। यानी जिसके लिए वो संविधान तैयार किया गया है, अगर लोग अच्छे नहीं हैं तो फिर वो संविधान अप्रासंगिक हो जाएगा। और औसत दर्जे का भी संविधान बेहद सफल हो जाएगा यदि जिनके लिए वो संविधान तैयार किया गया है वे लोग लॉ अबाइडिंग है ना, कर्तव्यनिष्ठ हैं, कानून अनुपालक हैं, तो सफल हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि राज्य के प्रबंधन से जुड़े हुए मामले को व्यवस्थित रूप से समझने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि मानव व्यवहार को समझा जाए। और मानव व्यवहार के साथ साथ कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम संविधानेतर संस्थाएं कहते हैं। कई सारी ऐसी संस्थाएं होती है जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में उनका उल्लेख नहीं है, किसी लॉ में भी उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य के शासन प्रशासन में उनकी भूमिका होती है। तो क्या उनका अध्ययन नहीं करना चाहिए? केवल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी करनी चाहिए? तो इस आधार पे कानूनी संस्थात्मक उपागम की आलोचना की जाती है, क्योंकि इसमें मानव व्यवहार के अध्ययन पर बल नहीं दिया जाता है, प्लस जो संविधानेतर कारक हैं इनके अध्ययन पर भी फोकस नहीं किया जाता है। तो ये कमियां पाई गई। समझ रहे मेरी बात?
फिर बारी आई आनुभविक उपागम की, और आनुभविक उपागम ही राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लिए आधुनिक उपागमों के दौर में प्रवेश करने का एक तरह से कह सकते हैं दरवाजा मुहैया कराता है कि अब इसी से तुम आधुनिक उपागम के दौर में प्रवेश कर जाओ। तो देखिए, ये जो अनुभविक उपागम आया, ये मूल रूप से दार्शनिक उपागम के विरुद्ध आया, दार्शनिक उपागम के विरुद्ध। तो हेडिंग डालिए अनुभविक उपागम, क्योंकि आमतौर पे जो क्वेश्चन बनता है परंपरागत उपागमों से, वो दार्शनिक बनाम अनुभविक करके आता है। अनुभविक उपागम। और मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले लेक्चर्स को, खास करके क्लास नोट्स को, आप रिवाइज करके आए होंगे। एम्पिरिकल अप्रोच, दार्शनिक उपागम, सॉरी अनुभविक उपागम, ये किसका प्रतिद्वंदी उपागम है? दार्शनिक उपागम का। दार्शनिक उपागम का ये प्रतिद्वंदी उपागम है। दार्शनिक बोले तो नॉर्मेटिव अथवा फिलोसफिकल अप्रोच। अनुभविक बोले तो एम्पिरिकल, आपने लिख ही लिया है। अब देखें जी, दार्शनिक उपागम के बारे में अलग से आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बताया जा चुका है। मान के चलिए आपका रिवीजन हो रहा है। इसकी अध्ययन शैली कैसी है, मुझे आपसे जवाब चाहिए। दार्शनिक उपागम की अध्ययन शैली कैसी है? निगमनात्मक। बहुत बढ़िया, निगमनात्मक। तो बताइए अनुभविक उपागम की अध्ययन शैली कैसी होगी? आगमनात्मक। बिल्कुल, इसकी अध्ययन शैली आगमनात्मक होगी। ठीक है। दार्शनिक उपागम क्या है में भरोसा करता है कि क्या होना चाहिए में? क्या होना चाहिए? निर्देशात्मक है ना, ये आपको, हाँ, डायरेक्ट करता है कि क्या होना चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए पर बल देता है, दिया जाता है। अच्छा, अनुभविक में किस पर बल दिया जाएगा? क्या है ना। इट एम्फसाइजेस ऑन इज, मीन्स व्हाट इज व्हाट, व्हाट इज व्हाट। और ये क्या कहता है? व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी। इसमें क्या है पर बल दिया जाता है। अच्छा, इसमें सत्य असत्य को कंसीडर किया जाता है कि उचित अनुचित को? उचित अनुचित को। और जबकि दूसरे वाले में, आनुभविक में, सत्य और असत्य पर बल दिया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। जबकि दार्शनिक में क्या उचित होगा क्या अनुचित हो सकता है, मतलब वर्तमान में नहीं है। इसका अप्रोच कैसा है? भविष्योन्मुखी है, भविष्योन्मुखी। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है। दार्शनिक उपागम हमें किधर ले जाता है? आदर्श की तरफ कि यथार्थ की तरफ? आदर्श की तरफ ले जाता है। अच्छा, अनुभविक उपागम किसकी तरफ ले जाएगा? यथार्थ की तरफ, यथार्थ की तरफ। समझ रहे मेरी बात? प्लस दार्शनिक उपागम किसको वरीयता देता है? चिंतन को वरीयता देता है, चिंतन को, है ना। इसका जो अप्रोच होता है वो जजमेंटल होता है, जजमेंटल। व्याख्या पर नहीं बल देता। व्याख्या पर बल कहां दिया जाता है? हाँ, तो इसमें चिंतन को वरीयता दिया जाता है, और इसमें आप कह सकते हैं सर्वेक्षण तथा शोध पे बल दिया जाता है। यही मूल फर्क है। समझ रहे मेरी बात? अब आपको बताऊं, यही जो अनुभविक उपागम है, आगे चलकर इसकी परिणति किसमें होती है? हाँ, आधुनिक युग में यही व्यवहारवादी उपागम के रूप में पुनः
प्रासंगिक हो जाता है व्यवहारवादी उपागम के रूप में, है ना। क्लियर है। अब देखिए, हमने ये डिस्कस किया था कि भाई परंपरागत उपागमों का जो दौर है और आधुनिक उपागमों का दौर, इनमें मूल रूप से क्या अंतर है, क्यों राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में आधुनिक उपागमों की तरफ चलना पड़ा, है ना। राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में हम आधुनिक उपागमों की तरफ क्यों मुड़े, डिस्कस किए थे, याद आ रहा है कुछ। हाँ, इसमें कई सारे फैक्टर्स थे। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं, अभी मान के चलिए कि आपका रिवीजन राउंड ही चल रहा है। देखिए, अच्छा, बोर्ड वर्क को साथ साथ फॉलो करते चल रहे हैं ना। हाँ, बोर्ड पे जो भी मैं वर्कआउट करूं आप जरूर उसे अपनी नोटबुक में फॉलो कर लीजिए। क्योंकि यहाँ टॉपिक केवल पढ़ना ही नहीं है बल्कि महसूस भी करना है। जैसे राजनीतिक सिद्धांत को अब रट्टा लगाने को तो लोग लगा ही जाते हैं कि राज्य के प्रबंधन से जुड़े मामलों का व्यवस्थित अध्ययन। तो राजनीतिक सिद्धांत के मतलब के रूप में लोगों ने यह जान लिया, लेकिन जब बात आएगी कि राजनीतिक सिद्धांत के उपागम क्या है तो दृष्टिकोणों की बात करेंगे, लेकिन राजनीतिक सिद्धांत का फिर मतलब जो होगा उस पर फोकस नहीं करेंगे। यहाँ राजनीतिक सिद्धांत का सीधा मतलब है राज्य से जुड़े मामलों का अध्ययन, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े मामलों का अध्ययन, है ना। अब अध्ययन के अलग अलग तौर तरीके हैं, परंपरागत और आधुनिक। तो देखिए, ये पाया गया कि राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के जो परंपरागत उपागम हैं, ये सारे उपागम कुछ कारणों से ये जो उपागम हैं यानी परंपरागत उपागम कुछ कारणों से राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए जिम्मेदार ठहराए गए। समझ रहे मेरी बात। ये सभी उपागम, परंपरागत उपागम, कुछ कारणों से किसके लिए जिम्मेदार ठहराए गए, राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए, फॉर डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी। अब वो कारण क्या है, मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं, अगर याद आ रहा होगा तो। पहला कारण ये है, यहां पहला कारण ये है कि इन उपागमों के द्वारा, यानी परंपरागत उपागम जिसमें दार्शनिक, ऐतिहासिक, कानूनी, संस्थागत, ये सब थोड़ा मोड़ा अनुभविक को बाहर कर दीजिए, तो ज्यादातर उपागमों ने, यानी दार्शनिक हो गया, ऐतिहासिक हो गया, कानूनी संस्थात्मक हो गया, इन सभी उपागमों ने राजनीतिक सिद्धांत के अंदर अधिकाधिक रूप से मूल्यात्मकता को क्या किया, बढ़ावा दिया। मूल्यात्मकता को बढ़ावा दिया। दूसरी बात, इन उपागमों ने राजनीतिक अध्ययन को, यानी राज्य के प्रबंधन से जुड़े मामलों के अध्ययन को, राजनीतिक अध्ययन को इतिहास पर निर्भर बनाकर राजनीति विज्ञान के
स्वतंत्र अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। समझ रहे मेरी बात? ये कमी पाई गई है ना, राजनीति विज्ञान के स्वतंत्र अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। ऐसा लगा कि राजनीति विज्ञान कोई सेपरेट डिसिप्लिन है ही नहीं। राजनीति विज्ञान की भूमिका कैसी हो गई है? महज पैरासाइट की भूमिका हो गई है कि दूसरों का खून पीकर ये जिंदा रह सकता है। समझ रहे मेरी बात? दूसरों पर निर्भर रहना। ठीक है। तीसरी बात जो महसूस किया गया कि भाई 20वीं सदी की, ध्यान दीजिएगा, 20वीं सदी की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को समझ पाने में ये उपागम विफल रहे। अब देखिए, 20वीं सदी की महत्वपूर्ण घटनाओं में मेरा इशारा फांसीवाद की तरफ है, नाजीवाद की तरफ है, द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ है ना। अब ये सारी घटनाएं घटित हो गई और राजनीतिक सिद्धांत इन घटनाओं को लेकर आम जनमानस को आगाह नहीं कर पाए। तो ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि परंपरागत उपागम 20वीं सदी आते आते, खास करके 20वीं सदी का मध्य आते आते, द्वितीय विश्व युद्ध का दौर आते आते यह सिद्ध हो गया कि अब ये क्या हो गए हैं? अप्रासंगिक हो गए हैं। मतलब अब इन उपागमों की कोई अहमियत नहीं रही। अब ये राजनीतिक सिद्धांत को समझने समझाने के लिए नाकाफी हो गए हैं, अपर्याप्त हो गए हैं। इनकी वजह से राजनीति विज्ञान का स्वतंत्र अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया। अब इसे हमें पतन से बाहर निकालना होगा और इन्हीं कमियों को पाटने के लिए फिर राजनीतिक सिद्धांत के अंदर हम आधुनिक युग में प्रवेश करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? आधुनिक युग में प्रवेश करते हैं और राजनीतिक सिद्धांत से जुड़ा हुआ जो आधुनिक युग है, यानी राज्य के प्रबंधन से जुड़े हुए मामलों के अध्ययन के लिए जो आधुनिक उपागमों का दौर प्रारंभ होता है, वो बेसिकली होता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी 1945 के बाद। और फिर हमने बात की थी कि 1945 से लेकर 1960 तक ये विशुद्ध रूप से कैसा दौर था? व्यवहारवाद का दौर था। 60 के बाद आप यूं कह लीजिए 1969 में एक घटना घटित हुई, मैं आपको बताऊं। 1969 में अमेरिकी अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस कांग्रेस का एनुअल सेशन बैठा, कह सकते हैं वार्षिक अधिवेशन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? डेविड ईस्टन। और यहीं पर डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का आह्वान किया। तो ये तो बेसिकली औपचारिक आह्वान था। मजे की बात यह है कि 1960s में ही, चूंकि 60 की घटना है, तो आप कह सकते हैं कि 1960 के दशक में ही राजनीतिक सिद्धांत को हम
उत्तर व्यवहारवादी दौर में लाकर खड़ा कर दिए। ये बात आपसे इसलिए बताया कि आप इसे बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मानेंगे कि 1945 से 60 तक व्यवहारवाद, 60 के बाद उत्तर व्यवहारवाद, ऐसा नहीं है। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और कह लीजिए 60 के दशक तक कौन सा दौर चला? व्यवहारवाद का। और 60 के दशक के अंत में ही उत्तर व्यवहारवाद अस्तित्व में आ गया। ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा है कि 1969 में ही अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस कांग्रेस की वार्षिक बैठक हुई और उस वार्षिक बैठक में अध्यक्षता कौन किया? डेविड ईस्टन ने। और डेविड ईस्टन ने अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान, है ना, अध्यक्षीय भाषण के दौरान कहा कि अब जरूरत आ गई है कि राजनीतिक अध्ययन के क्षेत्र में हम क्या करें? व्यवहारवाद से आगे बढ़ें। तो व्यवहारवाद के बाद का दौर क्या कहलाया? उत्तर व्यवहारवाद। अब सवाल ये उठता है कि भाई यहां जो व्यवहारवाद की शुरुआत हुई, कब से हुई? द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत व्यवहारवाद की शुरुआत क्यों की गई? क्योंकि यह मान लिया गया कि यहां तक आते आते राजनीतिक सिद्धांत पतन का शिकार हो चुका है। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस कांग्रेस लिखा हूं, नेहा, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस कांग्रेस। इसी के वार्षिक अधिवेशन में डेविड ईस्टन ने ऑफिशियली पोस्ट बिहेवियरलिज्म का ऐलान किया। ठीक है, कोई नहीं। तो 45 के बाद यानी द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत व्यवहारवाद का दौर प्रारंभ हुआ। अब व्यवहारवाद के दौर से ही हम राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक दौर की पहचान करते हैं। यहीं से राजनीतिक सिद्धांत अपने आधुनिक दौर में प्रवेश कर गया। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले राजनीतिक सिद्धांत किस दौर में था? परंपरागत दौर में, पुराने दौर में। और उस दौर में इसकी अध्ययन शैली के रूप में क्या अपनाया जाता था? दार्शनिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम, कानूनी संस्थात्मक उपागम, लास्ट में थोड़े समय के लिए आनुभविक। यही आनुभविक रीबर्थ कर गया व्यवहारवादी उपागम के रूप में। तो जरा सोचिए, हमने अभी अभी पढ़ा कि परंपरागत उपागमों में क्या कमियां थी। आखिर उन कमियों की वजह से ही तो यह घोषित किया गया कि राजनीतिक सिद्धांत पतन का शिकार हो गया। और राजनीतिक सिद्धांत के पतन का एक अलग सिद्धांत है जो बता चुका हूं आपको संभवतः ऐतिहासिक उपागम की आलोचना पढ़ाते समय, है ना, लेस्ले वगैरह। हाँ, लेस्ले, कोबा, डेविड ईस्टन, इन सब ने क्या कहा है? यही कहा है ना कि परंपरागत उपागम राजनीतिक सिद्धांत के व्यवस्थित अध्ययन में अब कारगर सिद्ध नहीं हो रहे हैं। क्यों कारगर सिद्ध नहीं हो रहे हैं? क्योंकि वक्त बदल चुका है और उनकी जो कार्यशैली है या उनके तहत जो अध्ययन के तौर तरीके अपनाए जाते हैं वो वर्तमान में प्रासंगिक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत तथ्य और मूल्य दोनों के समन्वय पर आधारित होता है। परंपरागत उपागमों ने तथ्यों को दरकिनार करना शुरू किया और मूल्यों को बढ़ावा देना शुरू किया। पहली कमी। दूसरी कमी, परंपरागत उपागमों ने मानो राजनीतिक अध्ययन क्षेत्र को इतिहास के ऊपर निर्भर बना दिया। तो जिन लोगों ने राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कंसेप्ट दिया है, डॉक्ट्रिन ऑफ डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, उन सब ने स्वीकारा कि परंपरागत उपागमों के अंदर दो उपागम, एक दार्शनिक उपागम और दूसरा ऐतिहासिक उपागम, इन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी का नाश कर दिया। समझ रहे मेरी बात? पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन कर दिया, अंत कर दिया। और फिर बताया कि हमें पॉलिटिकल थ्योरी को इन विसंगतियों से बाहर निकालना पड़ेगा। कौन कौन सी विसंगतियां? एक तो परंपरागत उपागमों ने इसे अधिक से अधिक मूल्यात्मक बना दिया, तथ्यात्मकता पर ध्यान नहीं दिया, यथार्थ पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा, राजनीतिक अध्ययन को इतिहास पर निर्भर बना दिया। अब ये पता ही नहीं चलता कि भाई हम प्रासंगिक व अप्रासंगिक तथ्यों का चयन कैसे करें, क्योंकि इतिहास का विषय क्षेत्र अपने आप में बहुत व्यापक है। तो इतिहास जैसे विषय पर राजनीति विज्ञान के अध्ययन को अगर आप आश्रित बना देंगे तो कहीं ना कहीं राजनीति विज्ञान नामक विषय के स्वतंत्र अस्तित्व पे आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। और यह बताया गया कि ऐतिहासिक उपागम के जो समर्थक विचारक हैं, लाइक सेबाइन, डनिंग एंड ऑल, लास्की वगैरह, हेराल्ड जे लास्की, ये सब के सब ऐसा लग रहा है कि किसी षड्यंत्र के तहत
राजनीति विज्ञान को जबरदस्ती इतिहास बनाने के चक्कर में पड़ गए हैं, क्योंकि इन लोगों ने इतिहास का खूब महिमा मंडल किया है। भाई राजनीतिक सिद्धांत के ऐतिहासिक उपागम के समर्थकों का यही मानना है ना कि जो वर्तमान राजनीति है यही आगे चलकर इतिहास बनेगी, और जिसे हम आज इतिहास कहते हैं वो अतीतकालीन राजनीति हुआ करती थी। तो अलग अलग तरह का जस्टिफिकेशन है ना। दूसरी बात यह भी देखा गया कि 20वीं सदी के मध्य के आसपास दुनिया में कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम घटित होते हैं। जैसे आप देखेंगे जर्मनी में नाजीवाद, इटली में फांसीवाद, फिर इन्हीं की परिणति आगे आपको देखने को मिलती है सेकेंड वर्ल्ड वार के रूप में। तो इन सारे राजनीतिक घटनाक्रमों को समझ पाने में कहीं ना कहीं राजनीतिक अध्ययन के तौर तरीके विफल रहे, और राजनीतिक अध्ययन के तौर तरीके यही थे परंपरागत तौर तरीके, दार्शनिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम, कानूनी संस्थात्मक उपागम इत्यादि। तो ये पाया गया कोबा, लेस्ले और डेविड ईस्टन जैसे विचारकों के द्वारा, यार ये परंपरागत उपागम राजनीतिक सिद्धांत को पतन का शिकार बना दिए, अब ये धारदार नहीं रहे, ये काम के नहीं रहे। इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए, परंपरागत उपागमों से बाहर निकलकर कन्वेंशनल अप्रोचेस को त्याग कर कौन से अप्रोचेस फॉलो करने चाहिए, मॉडर्न अप्रोचेस, मॉडर्न अप्रोचेस है ना, आधुनिक उपागम, आधुनिक दृष्टिकोण। और आधुनिक दृष्टिकोण में हम किधर आ गए, व्यवहारवाद की तरफ। तो जरा सोचिए, अगर आपसे कोई कहे कि व्यवहारवाद का मूल उद्देश्य मूल उद्देश्य क्या होगा, मेन रीजंस क्या होंगे, मतलब ऐसे क्या क्या किया जाएगा जिससे व्यवहारवादी उपागम परंपरागत उपागमों की कमियों को पाट सके, क्या करना होगा? नहीं, देखिए इसमें क्या है, यही व्यवहारवादी उपागम से गलती हुई, आपको बताऊं। व्यवहारवादी उपागम ने पहली बार कोशिश ये किया, पहली कोशिश कि भाई राजनीतिक अध्ययन के अंदर केवल मूल्यात्मकता को अभी तक बढ़ावा दिया गया है, हम क्या करेंगे, तथ्यात्मकता को बढ़ावा देंगे। वो संतुलन की बात नहीं सोचा, वो कहा कि अभी तक मूल्यात्मकता को बढ़ावा दिया गया, हम क्या करेंगे, तथ्यात्मकता। और व्यवहारवादियों ने, खास करके डेविड ईस्टन ने तो बिल्कुल जैसे कसम खा ली कि हम राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाकर रहेंगे। विज्ञान का मतलब क्या है, जो यथार्थ जगत से जुड़ा हो, है ना, जो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशंस पे आधारित हो। हम चिंतन पे आधारित नहीं बनाएंगे उसे, क्या करेंगे, रिसर्च बेस्ड बनाएंगे, ऑब्जर्वेशन बेस्ड बनाएंगे। समझ रहे मेरी बात? पहली बात तो यह हो गई। दूसरा, राजनीति विज्ञान को हम किसी दूसरे विषय पर आश्रित नहीं होने देंगे, दूसरे विषय पर आश्रित नहीं होने देंगे। यानी एक तो इसके अध्ययन क्षेत्र में तथ्यात्मकता को बढ़ावा देंगे, दूसरा इसे इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में इसकी स्वीकार्यता को मजबूती प्रदान करेंगे, है ना, तीसरा इसे यथार्थ जगत की समस्याओं से जोड़ेंगे। तो ये बेसिकली व्यवहारवादियों का संकल्प था। और इसी संकल्प के तहत आपको बताऊं, ये जो दौर है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वाला, और कह सकते हैं कि 60 के दशक के आखिरी से पहले वाला, यानी अगर मैं कहूं तो 1945 से लेकर इस औपचारिक घोषणा से पहले तक, यानी 1965, 68, 69 तक ले लीजिए, व्यवहारवाद का दौर रहा। और व्यवहारवाद में क्या हुआ, पहला मूल्यात्मकता को बढ़ावा दे, सॉरी तथ्यात्मकता को बढ़ावा देना, तथ्यात्मकता को बढ़ावा देना। दूसरा, राजनीति विज्ञान को यथार्थ जगत से जोड़ना, यानी प्रत्यय जगत, चिंतन की दुनिया से बाहर निकालकर यथार्थ की दुनिया में ला खड़ा करना। तो राजनीति विज्ञान का को यथार्थ जगत से जोड़ना।
यथार्थ जगत से। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए डेविड ईस्टन ने यह कोशिश की। डेविड ईस्टन, जिसे हम क्या मानते हैं, व्यवहारवाद का जनक। डेविड ईस्टन ने यह कोशिश की कि हम राजनीति विज्ञान को कैसा रूप देंगे, विशुद्ध विज्ञान में तब्दील करेंगे। राजनीति विज्ञान को किसमें कन्वर्ट करेंगे, विशुद्ध विज्ञान में। विशुद्ध विज्ञान मतलब जिसे हम वास्तव में विज्ञान कहते हैं, विशुद्ध विज्ञान। अब आपको बताऊं, इसके लिए डेविड ईस्टन ने कुल 8 चरणों की बात की। 8 क्या मतलब 7 चरण। कहा कि अगर इन 7 चरणों को, इन 7 स्टेप्स को आपने रिचुअली फॉलो कर दिया, विधिवत तरीके से उसका अनुसरण कर लिया, तो तय मानिए राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान बन जाएगा। फिर इसके स्वतंत्र अस्तित्व को कोई चैलेंज नहीं दे पाएगा, है ना। क्योंकि ये व्यवहारवादी जो हैं वो 2 प्रकार के विचारों से बेहद खुन्नस खाए हुए थे, एक दार्शनिक और दूसरा ऐतिहासिक। क्योंकि इनका यही आरोप था कि परंपरागत उपागमों के अंदर जो दार्शनिक उपागम और ऐतिहासिक उपागम के समर्थक विचारक हैं, इन्हीं सब ने राजनीतिक सिद्धांत को पतनोन्मुख बनाया। तो हम क्या करेंगे, हम उसे पतन से बाहर निकालेंगे, और इसके लिए एक तो तथ्यात्मकता पे बल देंगे और दूसरा राजनीति विज्ञान को यथार्थ जगत से जोड़ेंगे। केवल प्रत्यय जगत या चिंतन जगत तक सीमित नहीं रखेंगे। और अगर ये दोनों करना है तो इसके लिए एक ही तरीका है, राजनीति विज्ञान को किसमें कन्वर्ट कर दें, विशुद्ध विज्ञान। और ये कैसे कन्वर्ट होगा, इसके लिए प्रॉपर रोड मैप प्रस्तुत करता है डेविड ईस्टन। और रोड मैप क्या है, देखिए। डेविड ईस्टन के अनुसार निम्नलिखित 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 चरणों का अनुपालन करते हुए राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान में बदला जा सकता है, और इस प्रकार इसे पतन की अवस्था से बाहर निकाला जा सकता है। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग उन चरणों की बात करेंगे, है ना। डेविड ईस्टन के अनुसार निम्नलिखित चरणों का अनुपालन करते हुए राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान में बदला जा सकता है, और इस प्रकार इसे पतन की अवस्था से उबारा जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है। देखिए, ईस्टन कहता है कि सबसे पहले हमें वी नीड टू फॉलो रेगुलराइजेशन और रेगुलारिटी। आप हिंदी ही लिखिए, नियमन। नियमन, नियमन का मतलब होता है जो ऑर्डिनरी फैक्ट्स हैं,
है ना, राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हुए जो सामान्य तथ्य हैं, उन तथ्यों को हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, है ना। राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े सामान्य तथ्यों को संग्रहित करेंगे, है ना। दूसरा है कन्फर्मेशन, पुष्टि, है ना, जिसको आप कह सकते हैं सत्यापन। यानी संग्रहित तथ्यों की पुष्टि करना, संग्रहित तथ्यों की पुष्टि करना। जो तीसरा चरण है वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इन पॉलिटिकल स्टडी, है ना। तो नई प्रविधियों अथवा तकनीकों का प्रयोग। तो तीसरे चरण में क्या होगा, राज्य के प्रबंधन से जुड़े हुए मामलों के अध्ययन के दौरान पहला चरण क्या होगा, नियमन। दूसरा सत्यापन। तीसरा नई प्रविधियों का प्रयोग। यानी पॉलिटिकल स्टडी के लिए हम नए नए टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेट करेंगे, नई नई टेक्निक्स का इजाद करेंगे, नई नई प्रविधियों को ढूंढेंगे। चौथा चरण क्या है, फोर्थ स्टेज, मेजरमेंट। मेजरमेंट, परिमाणीकरण। परिमाणीकरण, परिमाणीकरण में क्या करेंगे आप, परिमाणीकरण में बेसिकली ये होता है कि जो उपलब्ध साक्ष्य हैं, जो अवेलेबल फैक्ट्स हैं, अवेलेबल डाटा है, उपलब्ध साक्ष्यों में से अप्रासंगिक साक्ष्यों को खारिज करते हुए प्रासंगिक साक्ष्यों को धारण करना। धारण करना मतलब रिटेन करना, बनाए रखना। अब जैसे मान लीजिए कि एक्स वाई जेड ए बी सी, ये हमारे पास डेटा है, तथ्य है, और पता चला कि बी और सी अप्रासंगिक है। तो जो अप्रासंगिक है इसको हम क्या करेंगे, खारिज कर देंगे, शेष को बनाए रखेंगे। इसको क्या बोला गया, मेजरमेंट। मेजरमेंट, है ना, मेजरमेंट। चार चरण आपने देख लिया। पांचवा चरण अगर लिख लिया हो तो आगे बढ़ूं। जो पांचवा चरण है उसे बोला गया वैल्यू न्यूट्रलिटी। वैल्यू न्यूट्रलिटी, मूल्य तटस्थता। मूल्य तटस्थता, मूल्य तटस्थता का मतलब समझ रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए जो तथ्य इकट्ठा किए गए हैं, तो आखिर उन तथ्यों का अध्ययन किया जाएगा कि नहीं। अध्ययन करने वाला कोई ना कोई अध्ययन करता होगा। तो मूल्य तटस्थता के तहत डेविड ईस्टन कहता है कि जब आप उपलब्ध तथ्यों का अध्ययन करें, तो अध्ययन करने के दौरान अपनी व्यक्तिगत पसंद व नापसंद को वहां अप्लाई ना करें। अपनी व्यक्तिगत पसंद अथवा नापसंद से स्वतंत्र होकर आप तथ्यों का अध्ययन करें। यानी अध्ययनकर्ता को, या कह सकते हैं शोधकर्ता को, शोधकर्ता को व्यक्तिगत पसंद अथवा नापसंद के
जाल में फंसे बगैर अध्ययन अथवा शोध में आगे बढ़ना चाहिए। अध्ययन अथवा शोध में आगे बढ़ना चाहिए। क्लियर है ये बात? इसे बोला गया मूल्य तटस्थता। मतलब आप अपने निजी मूल्यों को मत अपनाइए। जो शोध कर रहे हैं तटस्थता के साथ अध्ययन करें, तटस्थता के साथ रिसर्च करें। अपनी व्यक्तिगत चॉइस को वहां अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। बाद में यह आलोचना का कारण बनेगा। आप ही बताइए, कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करता है अपने व्यक्तिगत जीवन मूल्यों को दरकिनार कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है। तो बाद में इसी पॉइंट पे आलोचना होगी इसकी। तो देखिए, 5 आपने देख लिया, मूल्य तटस्थता। छठा है सिस्टमेटाइजेशन। सिस्टमेटाइजेशन यानी हिंदी में बोलते हैं इसको व्यवस्थाबद्धीकरण। व्यवस्थाबद्धीकरण, सिस्टमेटाइजेशन, व्यवस्थाबद्धीकरण। व्यवस्थाबद्धीकरण का मतलब होता है सिद्धांत तथा व्यवहार में तालमेल कायम करना, है ना? सिद्धांत तथा व्यवहार में संतुलन बनाना। सिद्धांत तथा व्यवहार में संतुलन बनाना, इसे बोला गया व्यवस्थाबद्धीकरण। रफीक, सिद्धांत तथा व्यवहार में तालमेल कायम करना। और जो 7वां चरण होगा डेविड ईस्टन के अनुसार, उसका नाम है टोटालिटी, समग्रता। समग्रता। 7वां चरण है समग्रता। इसका मतलब है कि समग्र रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करना। समग्र रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करना। और ध्यान दीजिएगा, ईस्टन कहता है कि यदि इन 7 चरणों का ढंग से अनुसरण कर दिया गया तो 8वें चरण में राजनीति विज्ञान किस में कन्वर्ट हो जाएगी? विशुद्ध विज्ञान में। पॉलिटिकल साइंस विल बी कन्वर्टेड इनटू प्योर साइंस, दैट इज नेचुरल साइंस, मटेरियल साइंस, जस्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। समझ पा रहे हैं इसको? चंदन, रफीक, नेहा एंड ऑल, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स। तो ईस्टन कहता है कि यदि इन 7 चरणों को ढंग से आपने फॉलो कर दिया तो 8वां चरण क्या होगा? 8वां चरण एक ऐसा चरण होगा जब राजनीति विज्ञान किसमें कन्वर्ट हो चुकी होगी? विशुद्ध विज्ञान। इसे कहते हैं दीवाल से माथा टकराना। आपको लगता है कि राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाया जा सकता है? लेकिन डेविड ईस्टन पे यह पागलपन क्यों सवार हुई थी? क्योंकि वो देखा कि लंबे समय से राजनीति विज्ञान के अध्ययन को, यानी राजनीतिक सिद्धांत को, मूल्यों तथा इतिहास के दायरे में सीमित कर दिया गया है, संकुचित कर दिया गया है। समग्र रूप का मतलब, समग्रता का मतलब होता है कि ह्यूमन बिहेवियर का, है ना, समेकित रूप से अध्ययन करना। सलाम, मानव व्यवहार। मानव व्यवहार, तो मानव व्यवहार का समग्रता में अध्ययन। क्लियर है ये बात? मानव व्यवहार का समग्रता में अध्ययन।
अब देखिए, इन्हीं मतलब 8 स्टेप्स को फॉलो करते हुए डेविड ईस्टन क्या चाहता है? डेविड ईस्टन चाहता है कि पॉलिटिकल साइंस को हम पूरी तरह से मूल्यों से मुक्त कर दें, चिंतन जगत में जो ये उलझ कर रह गई थी विषय, इसे हम चिंतन जगत से बाहर निकालकर, प्रत्यय जगत से बाहर निकालकर यथार्थ जगत का विषय बना डालें, यानी विशुद्ध विज्ञान का रूप दे डालें, विशुद्ध विज्ञान का रूप। ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। अब देखो जी, 60 का दशक आते आते, यानी 1960s में, आप कह सकते हैं लेट 1960s, लेट 1960s में यह महसूस हो गया कि राजनीतिक सिद्धांत के अंदर प्रत्यय मतलब चिंतन होता है, नेहा, चिंतन। ये महसूस हो गया कि हमने राजनीतिक सिद्धांत को पतन की अवस्था से बाहर निकालने का प्रयत्न किया है ना, पतन की अवस्था से। और पता नहीं पतन की अवस्था से बाहर निकाल पाए कि नहीं, लेकिन राजनीतिक सिद्धांत को संकट में जरूर डाल दिए। क्यों संकट में डाल दिए? संकट में इसलिए डाल दिए क्योंकि यहां पर केवल किस पर बात हो रही है? तथ्यों पे बात होने लगी। अगेन मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया। और ये बात डेविड ईस्टन 60 के दशक में लगभग समझ में इसको आ चुकी थी, ये ठीक नहीं हो रहा है। हमारा जो फैसला था, हमारी जो कोशिश थी कि राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान का रूप दें, ये कोशिश उचित नहीं थी। क्योंकि व्यवहारवाद में साफ साफ आप देखेंगे, अब जैसे मान लो जो परंपरागत दौर था, अब परंपरागत दौर में तो हम कह ही सकते हैं ना कि इस दौर में ज्यादातर हमने किस पे बल दिया? मूल्यों पे, मूल्यों पे बल दिया है ना, परंपरागत दौर में। ठीक है। व्यवहारवाद में किस पे बल दिया हमने? तथ्यों पर बल दिया। मूल्यों पर बल देने की वजह से तथ्यों को दरकिनार किया गया। नतीजा क्या रहा? नतीजा रहा राजनीतिक सिद्धांत का पतन। राजनीतिक सिद्धांत का पतन। मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगा, मेरे घर से नॉन स्टॉप कॉल आ रही है, मुझे लगता है कुछ इमरजेंसी है। यस। तो देखिए,
तो कहने का मतलब कि व्यवहारवाद से जो पहले का दौर था, जिसको हम परंपरागत दौर कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत का, उस दौर में आप देखेंगे एक तरफा तौर पे मूल्यात्मकता को बढ़ावा दिया गया। व्यवहारवाद में मूल्यों से मुक्ति की कोशिश में तथ्यों को एक तरफा तौर पे बढ़ावा दिया गया। व्यवहारवाद से पहले वाले दौर में जो सिद्धांत आया वो क्या था? राजनीतिक सिद्धांत का पतन। आप कह सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत के पतन का सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत के पतन का सिद्धांत इस दौर में। फिर जब 60s आया, है ना, 60s क्या आप कह सकते हैं मतलब व्यवहारवाद कह लीजिए, व्यवहारवादी दौर। तो इस दौर में चूंकि तथ्यों को एक तरफा तौर पे बढ़ावा दिया गया और मूल्यों की उपेक्षा हुई, फिर बाद में महसूस किया गया 70 का दशक आते आते, या कह लीजिए लेट 60s, मेरा इशारा उत्तर व्यवहारवाद की तरफ है, तो ये दौर आते आते ये महसूस किया गया कि नहीं, हमने राजनीतिक सिद्धांत के लिए क्या कर दिया? संकट पैदा कर दिया। क्यों संकट? क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा पॉलिटिकल थ्योरी के दो इंटीग्रल पार्ट्स होते हैं। कौन कौन? फैक्ट्स एंड वैल्यूज। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले वाला जो परंपरागत उपागमों का दौर था, उसमें किसको बढ़ावा दिया जा रहा था? वैल्यूज को। इससे मुक्ति पाने के लिए आधुनिक दौर में यानी व्यवहारवाद के दौर में किसको बढ़ावा दिया गया? असंतुलन तो दोनों ही क्षेत्रों में हुआ, दोनों ही दौर में असंतुलन देखने को मिला। अब डेविड ईस्टन को लगा कि नहीं, ऐसा करेंगे तो कोई लाभ नहीं होना है, हम राजनीतिक सिद्धांत को मूल्यात्मकता के चंगुल से बाहर निकालने के चक्कर में इसे पूरी तरह से यथार्थ जगत की समस्याओं से जोड़ दिया। अब राजनीतिक सिद्धांत यथार्थ जगत की समस्याओं में जकड़ चुका है, यथार्थ जगत की जटिलताओं में बंध चुका है। यह राजनीतिक सिद्धांत के लिए कैसा दौर है? संकट का दौर। तो ये वाला जो दौर था व्यवहारवाद, यहां पर इस दौर में क्या कंसेप्ट आया? राजनीतिक सिद्धांत के संकट का दौर। राजनीतिक सिद्धांत के संकट का दौर। और फिर अब इसे संकटापन स्थिति से बाहर निकालने के लिए, ध्यान रखिएगा, पतन का दौर नहीं, पतन का दौर पहले आ चुका है। यह कौन सा दौर है? संकट का दौर। संकट के दौर से बाहर निकालने के लिए अब लेट 60s, है ना, हालांकि यहां मैं लिखा ही हूं लेट 1960s में शुरू होता है पोस्ट बिहेवियरलिज्म, उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद। पोस्ट बिहेवियरलिज्म। और उत्तर व्यवहारवाद में क्या कहा गया? डेविड ईस्टन ने मान लिया कि नहीं साहब, अब हमें फैक्ट और वैल्यूज दोनों के बीच क्या स्थापित करना पड़ेगा? संतुलन, बैलेंस मेंटेन करना होगा। बताइए, इम्बैलेंस किस वजह से था व्यवहारवादी दौर में? व्यवहारवादी दौर में इम्बैलेंस था तथ्यों को एक तरफा तौर पे बढ़ावा देने की वजह से और मूल्यों को उपेक्षित करने की वजह से। अब इन्होंने क्या किया? उत्तर व्यवहारवाद में तथ्यों को बनाए रखा, तथ्यों को अंडर स्कोर नहीं किया, कहा कि तथ्यों पर बल हम देंगे लेकिन साथ में अब मूल्यों को भी बढ़ावा देंगे। और इस तरह से इस दौर में फैक्ट और वैल्यूज दोनों में संतुलन कायम किया गया, क्योंकि महसूस किया गया कि पूरा जो व्यवहारवाद का चरण है, यानी 45 से लेकर, भाई घोषित रूप से तो व्यवहारवाद 1951-52 में आया है ना, लेकिन यह मान लिया जाता है कि जैसे ही राजनीतिक सिद्धांत का पतन घोषित किया गया, उसके बाद हम व्यवहारवाद में प्रवेश कर गए। तो जो कॉमन व्यू पॉइंट है, जनरल व्यू पॉइंट, वो यही कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवाद प्रारंभ हो गया और 60 के दशक के आखिरी तक बना रहा। इस दौर में सबसे बड़ी कमी पाई गई वो ये थी कि हम तथ्यों को एक तरफा बढ़ावा दे रहे थे, मूल्यों को नजरअंदाज कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि राजनीतिक अध्ययन, या सामान्य भाषा में कह लीजिए राजनीति विज्ञान, व्यवहारिक जगत की समस्याओं में उलझकर रह गई। और इस दौर में राजनीति विज्ञान से संबंधित कोई भी महान ग्रंथ नहीं लिखा जा सका। क्यों महान ग्रंथ नहीं लिखा जा सका? क्योंकि दर्शन के अभाव में आप कोई भी बड़ा ग्रंथ नहीं लिख सकते। कोई भी पुस्तक
कोई भी गौरव ग्रंथ, कोई भी मैग्नम ओपस, कोई भी एपिक, एपिक तब होता है, गौरव ग्रंथ तब होता है जब उसके अंदर छुपा दर्शन प्रभावी हो। और यहां जब मूल्यों की अनदेखी करेंगे अध्ययन में, तो इसका मतलब कि आप दर्शन से दूरी बना रहे हैं, दर्शन से दूरी। ये डेविड ईस्टन को ये बात पिंच की कि इस दौर में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राजनीति विज्ञान पर आधारित कोई महान ग्रंथ या गौरव गाथा नहीं लिखी जा सकी। शायद इस वजह से नहीं लिखी जा सकी क्योंकि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंदर हम मूल्यों की अनदेखी कर रहे हैं। तो फिर ये मूल्यों पर बल देना शुरू किया और इसी एवज में कौन सा चक्र आया? उत्तर व्यवहारवाद का। तो देखिए, शुरुआत में जो उत्तर व्यवहारवाद आया था, ठीक वैसे ही जैसे प्रारंभ में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब व्यवहारवाद आया तो किसके विरुद्ध में आया? परंपरागत दौर के विरुद्ध में, यानी राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत उपागमों के विरुद्ध में आया और विरोध करता रहा। 69 में जब अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की घोषणा की, तब कहा कि राजनीतिक सिद्धांत संकट का शिकार हो गया है क्योंकि व्यवहारवाद में केवल तथ्यों को वरीयता दी गई। अब हम किसको वरीयता देंगे? मूल्यों को वरीयता देंगे। तो शुरुआत में ऐसे ही बोला था, शुरुआत में मूल्यों के वरीयता देने की बात की गई कि भाई तथ्यों को बहुत बढ़ावा दे दिया गया व्यवहारवाद में, लेकिन ये प्रारंभ में, लेकिन समय के साथ ये महसूस किया गया कि नहीं, तथ्य और मूल्य दोनों को हम संतुलित रूप में स्वीकार करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि उत्तर व्यवहारवाद प्रारंभ में व्यवहारवाद के विपक्ष में आया था, व्यवहारवाद के विरोध में आया था, लेकिन थोड़े ही समय में यह व्यवहारवाद की कंटिन्यूटी बन गया, निरंतरता बन गया। समझ रहे हैं मेरी बात? निरंतरता। निरंतरता किस रूप में? इस रूप में कि उत्तर व्यवहारवाद में तथ्य को भी अपनाया गया, मूल्य को भी अपनाया गया। क्योंकि पूरे व्यवहारवादी दौर में आप देखेंगे मूल्यों से दूरी बनाई गई, केवल तथ्यों को वरीयता दिया गया। तो तथ्यों को वरीयता देने की वजह से यह पाया गया ना कि राजनीतिक सिद्धांत व्यवहारिक समस्याओं से जकड़ गया है, हमें उससे इसे क्या करना है? मुक्ति दिलाना है। तो इसलिए किस पे हम बल देंगे अब? मूल्यों पर। तो शुरुआत में तथ्यों के विरुद्ध में हम मूल्यों पर बल देने की बात किए, लेकिन जल्दी ही हमने क्या किया? तथ्य को भी एक्सेप्टेंस दे दिया और उत्तर व्यवहारवाद थोड़े ही समय बाद व्यवहारवाद की निरंतरता में तब्दील हो गया। बस अंतर यह रहा, अगर व्यवहारवाद की निरंतरता फिर भी उत्तर व्यवहारवाद। क्यों? इसलिए कि व्यवहारवाद के गुणों को, व्यवहारवाद की मूल धारणाओं को स्वीकार किया जाता रहा, साथ में कुछ नया जोड़ दिया गया। नया क्या जोड़ दिया गया? नया यही मूल्य है ना, मूल्य। तथ्य तो बनाए ही रखा गया। हाँ, लेकिन शुरुआती दौर में जब हम व्यवहारवाद की कमियों का आकलन करने लगे तो ऐसा लगा कि नहीं नहीं, एक तरफा तथ्यों को बढ़ावा देने से नुकसान हो रहा है, अब हम क्या करेंगे? मूल्य को समायोजित करेंगे, मूल्य को। तो फिर हमने मूल्य को बढ़ावा देना शुरू किया, लेकिन फिर लगा कि मूल्य को बढ़ावा देंगे तो जो समस्या व्यवहारवाद में हुई है, राजनीतिक सिद्धांत का संकट, यह भी एक नए तरह का संकट हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? तथ्य और मूल्य दोनों को समायोजित करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो प्रश्न बनता है कि राजनीतिक सिद्धांत का उत्तर व्यवहारवाद प्रारंभ में व्यवहारवाद के विरोध आया था, लेकिन जल्दी ही व्यवहारवाद की निरंतरता बन गया। तो व्यवहारवाद के विरोध में आने का मतलब यह हुआ कि व्यवहारवाद में तथ्यों को एक तरफा तौर पे बढ़ावा दिया गया। उत्तर व्यवहारवाद में क्या किया गया? उसी को प्रति संतुलित करने की कोशिश की गई कि अब हम मूल्यात्मक अप्रोच अपनाएंगे, लेकिन मूल्यात्मक अप्रोच अपनाने के साथ साथ तथ्यात्मकता को भी बहाल रखा गया। और इस तरह से जो तथ्य मूल्य विवाद पैदा हुआ था, तथ्य मूल विवाद तो आपको बताऊं, जिसको हम बोलते हैं फैक्ट वैल्यू डाइकोटोमी। आपको नहीं लगता कि इसकी शुरुआत परंपरागत उपागमों के अंदर आनुभविक उपागम के दौर में हो गई थी? अनुभविक उपागम के दौर में ही तथ्य मूल विवाद पैदा हो गया था। अनुभविक उपागम किस दौर का है? परंपरागत दौर का है।
यानी द्वितीय विश्व युद्ध से पहले राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ने और समझने के लिए जो टेक्निक अपनाई जाती थी, उसी टेक्निक का यह हिस्सा है। अब देखिए, परंपरागत दौर में ही फैक्ट वैल्यू डाइकोटमी सामने आ गई। किस रूप में सामने आई? जो आपका फिलोसफिकल अप्रोच है या नॉर्मेटिव अप्रोच, दार्शनिक उपागम, किसको वरीयता दे रहा था? मूल्य को। अनुभविक उपागम किसको वरीयता दे रहा था? तथ्य को। बताइए, डाइकोटमी हो गई, विवाद। अच्छा, इस विवाद में एज किसको मिला, वरीयता किसको मिला? अनुभविक को। क्यों? क्योंकि यहीं से, इसी के बाद, इसी के ध्वंसावशेषों पर, इसी की बुनियाद पर किसकी उत्पत्ति हुई? हाँ, व्यवहारवाद की। और इस विवाद में आप देखेंगे अनुभविक उपागम, जो कि व्यवहारवाद के रूप में नए चेहरे के साथ उत्पन्न होता है आधुनिक काल में, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत, इस दौर में फिर किसको वरीयता दिया गया? फैक्ट्स को। फैक्ट्स को। फिर आगे चलकर कौन सा दौर आता है? उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद। बताइए, उत्तर व्यवहारवाद में शुरुआती दौर में किसको वरीयता दिया गया? हाँ, शुरुआती दौर में हाँ वैल्यूज को वरीयता दिया गया, लेकिन फिर आगे चलकर क्या किया गया? फैक्ट्स को भी हाँ रिटेन कर लिया गया। और इस तरह से पॉलिटिकल थ्योरी के जो दोनों आवश्यक अवयव हैं, वैल्यूज एंड फैक्ट्स, आप बताइए उत्तर व्यवहारवाद इन दोनों को समायोजित कर लेता है कि नहीं? यस। तो यहीं पर बोला गया रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। उत्तर व्यवहारवाद को क्या माना गया? राजनीतिक सिद्धांत का एक तरह से पुनर्जीवन, पुनरोदय, पुनरुदय। हाँ, तो ये है राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के विभिन्न उपागम। Yes, online students, have you got the things properly? If there is any doubt, please ask me unhesitatingly, no problem. Abhishek. नहीं, ट्रेडिशनल अप्रोच में कोई भी अप्रोच फैक्ट और वैल्यू दोनों को एक साथ लेकर नहीं चलता। सुनील। पार्थ, नो सर, गुड। मतलब सारी चीजें आप समझ गए? हाँ। डिक्टेशन कहां तक हो गया था? हाँ, बिल्कुल लिखवा देंगे रफीक, डोंट वरी। यहां देखिए, ऑप्शनल की क्लास में आप जो भी समझेंगे लिखवाए बगैर नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, फिर से समझा दें, चलिए लिखने से पहले एक बार फिर से समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए। क्योंकि देखिए, लिखना और समझना दोनों जरूरी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि समझना अधिक जरूरी है ना? समझना अधिक जरूरी है। देखो, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपको समझाता हूं पूरा, एक बार फिर से देखिए नए सिरे से, है ना? एक लार्जर पर्सपेक्टिव लेकर हम बात करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, से पहले, है ना? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अब इसको भी हम किस में बांटेंगे? दो चरणों में। व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद। ये जो दौर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले वाला दौर, ये राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन का कौन सा दौर था? परंपरागत। ठीक है। अच्छा, ये जो दौर है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का, ये कौन सा दौर है?
आधुनिक, है ना, आधुनिक, आधुनिक। अच्छा, ये जो परंपरागत दौर है, इस परंपरागत दौर में राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लिए जो उपागम थे, आपको तो मालूम ही है कौन कौन से। हाँ, दार्शनिक, ऐतिहासिक, कानूनी, संस्थात्मक, दार्शनिक, ऐतिहासिक, कानूनी, संस्थात्मक और आनुभविक। आनुभविक। आगे चलकर यही जो आनुभविक उपागम है, ये किस में तब्दील हो जाता है? व्यवहारवाद के दौर में जो उपागम आया, उसे हम क्या नाम देते हैं? व्यवहारवादी उपागम। और आनुभविक उपागम ही आधुनिक दौर में किस रूप में अपनी पहचान पाता है? व्यवहारवादी उपागम के रूप में। अच्छा, ये जो आनुभविक उपागम है, इसने क्या जन्म दे दिया? तथ्य मूल्य विवाद को इसने जन्म दिया, है ना, फैक्ट वैल्यू डाइकोटमी। अच्छा, जब तक अनुभविक उपागम नहीं था, तब तक बताइए परंपरागत उपागमों पे कोई सवाल उठा रहा था? नहीं उठा रहा था। दर्शन, दर्शन, मूल्य, इसी की बात हो रही थी। लेकिन जैसे अनुभविक उपागम आया, इसने तथ्य और मूल्य के बीच विवाद पैदा कर दिया। अब ये विवाद इतना बढ़ा कि आगे चलकर रिवॉल्यूशन का रूप ले लिया। तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वाले दौर में हम आते हैं, तो डेविड ईस्टन, लेस्ले, कोबा, इन सारे विचारकों के विचारों के प्रभाव में क्या हुआ? व्यवहारवादी क्रांति आई, बिहेवियरल रिवॉल्यूशन। और बिहेवियरल रिवॉल्यूशन के तहत एक तरफा तौर पे किसको बढ़ावा दिया गया? मूल्य को, सॉरी, तथ्य को। एक तरफा तौर पे तथ्य को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि अनुभविक उपागम क्या, देखो, अनुभविक उपागम का दौर को कोई बहुत बड़ा नहीं रहा है, इसका दौर बहुत छोटा है ना। ज्यादातर समय में यही दो उपागम डोमिनेंट रहे हैं। कौन कौन? दार्शनिक और ऐतिहासिक। और दार्शनिक उपागम तो समझ लीजिए कि आज से 2500-2600 वर्ष पहले से डोमिनेंट रहा है। समझ रहे मेरी बात? आप ऐतिहासिक उपागम की बात कर लें तो इसका भी लगभग लगभग 800-900 वर्ष पुराना इतिहास है। भाई, मैकियावेली की रचनाओं से ही हमें ऐतिहासिक उपागम के रेफरेंस मिलने लगते हैं, है ना। ये तो अनुभविक, एम्पिरिकल तो बहुत बात का है। आप यो मान के चलिए कि बस व्यवहारवादी उपागम का शुरू होना, उसके कुछ साल पहले जो दौर था, वो कौन सा दौर था? अनुभविक उपागम का। समझ रहे मेरी बात? हालांकि अरस्तु की रचनाओं में आगमनात्मक अध्ययन शैली की चर्चा मिलती है, आगमनात्मक अध्ययन शैली की, लेकिन इसे लोकप्रियता बेसिकली उन्हीं विचारकों ने प्रदान किया जो विचारक किससे संबंधित हैं? व्यवहारवादी उपागम से। तो ये जो प्राचीन काल का अनुभविक का दौर माना जाता है 1945 से पहले वाला। अगर हम 1945 को लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं मानते, 1945 बोले तो 39 से 45, यानी द्वितीय विश्व युद्ध का दौर, अगर हम इस दौर को हटा देते तो संभव था कि हम अनुभविक उपागम को ही व्यवहारवादी उपागम की जगह बनाए रखते। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बड़े स्तर पे ओवरहॉलिंग मतलब पूरी सर्जरी की गई राजनीतिक सिद्धांत के अंदर। कहा गया कि जितने परंपरागत उपागम है, ये अपने परंपरागत रूप में क्या हो चुके हैं? हाँ, अप्रासंगिक हो चुके हैं। इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत को पतन की अवस्था में ला दिया। अब हमें क्या होगा? इनसे बचना होगा। और इसी तथ्य मूल्य विवाद की बुनियाद पर एक तरफा तौर पे किसको बढ़ावा दिया जाने लगा व्यवहारवाद में? तथ्यों को। किसे बढ़ावा दिया गया? तथ्यों को बढ़ावा दिया गया। अच्छा, तथ्यों का बढ़ावा दिया जाना कब तक जारी रहा? लेट 60s तक, लगभग कह सकते हैं लेट 60s, है ना। ये व्यवहारवाद का जो चक्र है, ये कब तक चलते रहा? हाँ, लेट 1960s तक। लेकिन यहां तक आते आते, खास करके अगर आप ईयर के रूप में कंसीडर करें, तो 1969 में
डेविड ईस्टर्न ने अमेरिकी राजनीति विज्ञान सम्मेलन, मतलब अमेरिकी राजनीति विज्ञान कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण में उसने साफ साफ बोल दिया कि अब हमें किसका सहारा लेना होगा? पोस्ट बिहेवियरल रिवॉल्यूशन का। पोस्ट बिहेवियरल रिवॉल्यूशन का सहारा लेना होगा, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का सहारा लेना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात? क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि 1969 तक आते आते डेविड ईस्टन, ध्यान देना, व्यवहारवाद का जनक कौन है? डेविड ईस्टन। और उत्तर व्यवहारवाद का जनक कौन है? अगेन डेविड ईस्टन। समझ रहे मेरी बात? अपने ही सिद्धांत की इसने अनुभूति की, अपने ही सिद्धांत को इसने खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि नहीं, व्यवहारवाद के तहत जो कुछ भी हो रहा है, क्या हो रहा है? राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाने की पहल। कहा कि ये ठीक नहीं है, राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं बनाया जा सकता। हाँ, इसमें जो परंपरागत दौर में, यानी द्वितीय विश्व युद्ध से पहले के दौर में जो तथ्यों की अनदेखी हुई, उसकी भरपाई हमने जरूर की, लेकिन भरपाई करने के चक्कर में अगेन हमने दूसरे तरह की अनदेखी शुरू कर दी। और वो कौन सी अनदेखी थी? मूल्यों की अनदेखी। इसी को बोला गया राजनीतिक सिद्धांत का संकट। क्या बोला गया? क्राइसिस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो अब राजनीतिक सिद्धांत को संकटापन अवस्था से बाहर निकालना होगा। और संकटापन अवस्था से बाहर निकालने के लिए क्या किया जाएगा? जिस वजह से ये संकट का शिकार हुई है, पहले उस वजह को दूर करेंगे। किस वजह से शिकार हुई थी? मूल्यों की अनदेखी की वजह से, यही ना? तो क्या किया गया? उत्तर व्यवहारवाद में शुरू में इनिशियली वैल्यूज को हमने क्या किया? प्रमोट किया। और वेरी सुन, बहुत जल्दी हमने क्या किया? वैल्यू के साथ साथ फैक्ट्स को भी मेंटेन कर लिया। तो देखिए, शुरुआत में चूंकि व्यवहारवाद में हमने एक तरफा तौर पे किसे वरीयता दिया था? तथ्यों को। उत्तर व्यवहारवाद में क्या किया? क्योंकि जितना हमने तथ्यों को वरीयता दे दिया था शुरुआत में, उतना ही तेजी से हमने मूल्यों को बढ़ावा दिया। लेकिन फिर कहा कि व्यवहारवाद वाली गलती यहां भी हो जाएगी, तो वो गलती हम नहीं करेंगे। तो शुरू में तो उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद के खिलाफ आया, लेकिन थोड़े ही समय बाद क्या हो गया? उसकी निरंतरता बन गया। ये बात समझ में आई? इसी को बोला गया राजनीतिक सिद्धांत का पुनर्जीवन, रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत का पुनरोदय। और जल्दी ही महसूस किया गया कि 1971 में, 1971 में जॉन रॉल्स की एक रचना प्रकाशित होती है जिसका नाम है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये किसकी टेक्स्ट है? जॉन रॉल्स। थ्योरी ऑफ जस्टिस को, इस रचना को गौरव ग्रंथ की संज्ञा दी गई और कहा गया कि अब राजनीतिक सिद्धांत अपनी प्रासंगिकता प्राप्त कर चुका है। राजनीतिक सिद्धांत के अंदर अब हम गौरव ग्रंथों की रचना करने लगे। समझ रहे मेरी बात? चलिए, ये तो हमने उत्तर व्यवहारवाद को समझ लिया। अब अगर मान लीजिए मैं कहूं आपसे कि व्यवहार, देखिए, उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना के लिए आपके पास बहुत शब्द नहीं मिलेंगे। अरे भाई, पॉलिटिकल थ्योरी को संतुलित रूप दे दिया इसने, फैक्ट वैल्यू दोनों का समन्वय। लेकिन व्यवहारवाद की आलोचना के पर्याप्त बिंदु मिलेंगे कि नहीं? तो अगर आप इसे लिख लिए होंगे सभी लोग, तो मैं पीछे चलूं, पिछली स्लाइड पे देखिए। हाँ, देखिए भाई, व्यवहारवाद में डेविड ईस्टन ने, हाँ, थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में पब्लिश हुई थी, अभिषेक 1971 में जॉन रॉल की, लो लिख देता हूं 1971 में। आप ही बताएं, पहली बात, राजनीति विज्ञान को अगर विशुद्ध विज्ञान बना दिया जाए तो इसका मतलब यह हुआ
कि उसकी अध्ययन शैली विशुद्ध विज्ञान की अध्ययन शैली होगी। और विशुद्ध विज्ञान की अध्ययन शैली किस पे आधारित है? तथ्य आधारित, साक्ष्य आधारित, सर्वेक्षण आधारित। समझ रहे मेरी बात? हाँ। अब सवाल ये उठता है कि न्याय को तथ्यों के आधार पर आप कैसे एग्जामिन करेंगे, बताइए। क्या तथ्य के आधार पे न्याय को परिभाषित किया जा सकता है? क्या तथ्य के आधार पे समानता को परिभाषित किया जा सकता है? स्वतंत्रता को परिभाषित किया जा सकता है? नहीं। ये तो तर्क के आधार पे ही परिभाषित होगा, क्योंकि इसमें हमेशा सापेक्षता का सिद्धांत लगेगा। हो सकता है कोई धारणा किसी समाज विशेष के लिए, किसी समाज विशेष के लिए, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, न्याय की श्रेणी में आती है। क्या यह आवश्यक है कि दूसरे समाज के लिए भी वो न्याय की श्रेणी में आए? नहीं। कई बार आपको जो लगता है कि भाई किसी समाज में घटित हो रही या किसी समाज के द्वारा अपनाई जाने वाली ये पार्टिकुलर धारणा बड़ी बेकार है, ये अन्यायशील है, न्यायशील नहीं है, लेकिन हो सकता है उस समाज के लोगों के मन मस्तिष्क में जो धारणा है उसके अनुसार वो विशुद्ध रूप से न्याय है। हाँ। हम्म। हाँ हाँ, साउथ इंडिया में, हाँ। हाँ। नहीं तो उसको हम बेसिकली अब आधुनिक जीवन मूल्यों के आधार पर उसको हम उतारेंगे और सापेक्षता के साथ बात करेंगे। ये कोई न्याय नहीं, स्वतंत्रता कह सकते हैं ये। इसे हम स्वतंत्रता की श्रेणी में रख सकते हैं। मान लीजिए आप कोई किसी समाज विशेष के अंदर या कल्चर के अंदर कुछ ऐसे नॉर्म्स उपलब्ध हैं, जैसे इन्होंने जलाकोट्टू का एग्जाम्पल दिया, जो बैलों की नहीं, हाँ, बैल या भैंस की दौड़ होती है। हाँ। हम्म। उसमें कई सारे मतलब मवेशियों को नुकसान भी पहुंच जाता है ना? तो क्या इसे हम न्याय की श्रेणी में रखेंगे? ये न्याय की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। ये एक प्रकार की स्वतंत्रता है जो उन्हें रस्म रिवाज को मनाने के रूप में प्रदान की गई है, लेकिन यह स्वतंत्रता अगर अगर किसी अन्य के लिए घातक सिद्ध होने लगे तो ठीक नहीं है। तो जीव जंतुओं के जीवन को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर यह परंपरा अनुचित है, इसलिए कई दफा इसकी आलोचना की जाती है। अब चूंकि परंपराओं को आप खारिज खारिज नहीं कर सकते, संस्कृतिवादी देश है हमारा, तो सरकार वैसे भी व्यक्तिगत मामलों में कहाँ हस्तक्षेप करती है, भर से कोशिश करती है कि हस्तक्षेप ना करें। नहीं तो फिर लोग कल को मांग मांग उठाएंगे कि भाई किसी पर्व त्योहार में अगर जीव जंतुओं की बलि दी जा रही है तो उस पर भी रोक लगाई जाए। अब कुछ ऐसे रिलीजियस साइट्स होते हैं जहाँ की परंपरा का ये हिस्सा है ना? तो आपने, अब जैसे मान लीजिए खास करके जैसे बकरीद, अब बकरीद फेस्टिवल में जीव जंतुओं की बलि चढ़ाई जाती है, जैसे बकरे वगैरह की, तो लोग ये भी मांग उठाने लगेंगे कि ये भी बंद किया जाए, जीव हिंसा है, जंतु हिंसा है। तो मल्टी कल्चरल देश में ये सब अलाउ नहीं किया जा सकता, मतलब इस तरह की बंदिशें नहीं लगाई जा सकती। इसको हम न्याय के भंवर जाल में नहीं फंसाएंगे, है ना? अब जैसे मान लीजिए सपोज, न्याय का सीधा मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को कुछ इस तरीके से विभेद से बचाया जाए जिससे वो महसूस कर सके कि मैं शोषण का शिकार नहीं हो रहा हूं। यानी विभेद मूलक शोषण अन्याय है। विभेद मूलक शोषण अन्याय है। अब ये विभेद कई तरह का हो सकता है, सामाजिक विभेद, लैंगिक विभेद, है ना, सांस्कृतिक विभेद, धार्मिक विभेद, जातीय विभेद। जैसे मान लीजिए भारत की जो परंपरागत जाति व्यवस्था रही है उसमें जातिगत आधार पर आप विभेद देखते हैं, तो उदाहरण देखते हैं। हाँ। और उन उदाहरणों में आप बताइए जातिगत विभेद का शिकार कोई ना कोई हुआ? तो जिसके साथ ये हुआ, मतलब जो जातिगत विभेद का शिकार हुआ, जातिगत विभेद की वजह से शोषण का शिकार हुआ, उत्पीड़न का शिकार हुआ, उसके साथ अन्याय हुआ। और अगर उसे हम इस अवस्था से बचा ले गए तो इसका मतलब क्या हुआ? उसे हमने न्याय प्रदान कर दिया, न्याय प्रदान कर दिया, है ना? तो आप खुद ही बताइए। पहली बात,
राजनीति विज्ञान को चाह कर भी हम विशुद्ध विज्ञान नहीं बना सकते। पॉलिटिकल साइंस कैन नेवर बी ट्रांसमिटेड इनटू द फॉर्म ऑफ प्योर साइंस। पॉलिटिकल साइंस को हम प्योर साइंस नहीं बना सकते, क्योंकि प्योर साइंस का विषय वस्तु अलग है। प्योर साइंस में आप क्या पढ़ते हैं? सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, मेटल्स पढ़ते हैं ना? हाँ हाँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लाइट के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स वगैरह में। ये विशुद्ध विज्ञान के विषय वस्तु हैं। अच्छा, राजनीति विज्ञान में इस तरह का टॉपिक है? पॉलिटिकल साइंस में कहीं भी अवसर मिलेगा आपको सेल थ्योरी के बारे में पढ़ने को? नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस का विषय वस्तु अलग है। इसलिए पॉलिटिकल साइंस के दायरे में आने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए राज्य की संस्थाएं, अगर इनके अध्ययन के लिए आप हूबहू विशुद्ध विज्ञान की अध्ययन शैली अपना भी लें, तो भी ऑर्गेनिकली आप इसे विशुद्ध विज्ञान नहीं बना सकते। समझ रहे मेरी बात? अब जैसे मान लीजिए किसी को इच्छा हुई कि हमें सलमान खान बनना है या अजय देवगन बनना है, और अजय देवगन बनने के चक्कर में आप अपनी गर्दन टेढ़ी करके चलने लगे तो अजय देवगन हो जाएंगे? नहीं, गर्दन टेढ़ी करके चलने की आप नकल कर सकते हैं। कोई ये कहेगा कि अजय देवगन जैसा चलने की कोशिश कर रहा है, अजय देवगन नहीं बनेंगे, है ना? ठीक वैसे ही अकड़ कर ऐसे चलने से अब सलमान खान की चाल चल सकते हैं, सलमान खान नहीं बन सकते। समझ रहे मेरी बात? हाँ, वही चीज यहां भी है। अब राजनीति विज्ञान की अध्ययन शैली को चाहे आप हूबहू विशुद्ध विज्ञान की अध्ययन शैली पर उतार दें, हालांकि उतार नहीं पाएंगे, लेकिन उतार दे भी तो भी कहां से यह विशुद्ध विज्ञान बन जाएगी? नहीं बन पाएगी, क्योंकि इसका ऑर्गेनिक कंपोजिशन अलग है ना, अलग, इसका जैविक संगठन अलग है। राजनीति विज्ञान रूपी शरीर के शारीरिक अंग बिल्कुल अलग हैं, और विशुद्ध विज्ञान रूपी विषय के शारीरिक अंग अलग हैं। तो बहुत बड़ा फर्क है, नहीं बनाया जा सकता। दूसरी बात, विशुद्ध विज्ञान बनाने के चक्कर में आप देखेंगे व्यवहारवादियों ने क्या किया। व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए इतनी नई नई टेक्निक्स को अपनाने पर बल दिया कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन बेहद खर्चीला हो गया। भाई, जितनी नई नई टेक्नोलॉजी अपनाएंगे, बताइए अध्ययन का खर्च बढ़ेगा कि नहीं? अध्ययन का खर्च बढ़ेगा। खर्च बढ़ा और क्या हुआ? यहां देखिए, मूल्य तटस्थता। व्यवहारवाद में है ना, राजनीतिक सिद्धांत के अंदर, राजनीतिक सिद्धांत बोले तो राज्य के प्रबंधन से जुड़े मामलों का व्यवस्थित अध्ययन। तो राज्य के प्रबंधन से जुड़े मामलों के व्यवस्थित अध्ययन के दौरान आप क्या कर रहे हैं? मूल्य तटस्थता की बात कर रहे हैं। मूल्य तटस्थता मतलब अध्ययनकर्ता से यानी रिसर्चर से यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब भी कोई शोध कर रहा हो राज्य के प्रबंधन से जुड़े मामलों का, तो अपनी व्यक्तिगत पसंद या नापसंद को अप्लाई। आप बताइए, जो व्यक्ति शोध कर रहा है, ऑब्वियस है 5 साल का दूधमुहा बच्चा तो नहीं है, वो मैच्योर व्यक्ति होगा। मैच्योर मतलब अपना जीवन जिस समाज में, जिस देश में, जिस काल में, जिन परिस्थितियों में वो जिया है, बताइए जीवन मूल्यों का प्रभाव उसके मन मस्तिष्क पर होगा कि नहीं? चिंतन मन मस्तिष्क से ही होगा, मतलब अध्ययन। तो जब मान लीजिए वो शोध के लिए अपना दिमाग लगा रहा है, तो उस दौरान उसके मन में ये आएगा ना, यार अगर ऐसा होता है ये ठीक नहीं होगा, ये हमारे सामाजिक मूल्यों के अनुरूप नहीं होगा, ये हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल, सपोज राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसा कानून बनाना चाहती है, एक ऐसा कानून, मतलब हम देश काल परिस्थितियों के अनुसार बोल रहे हैं। अब भारत के अंदर ये कहा जाए कि आगे से जैसे लड़के और लड़की की शादी में धूम धड़ाके से बैंड बाजे निकलते हैं, ठीक वैसे ही लड़के और लड़की की शादी में भी होगा, लड़की और लड़की की शादी में भी होगा। अब मान लीजिए इसी पर आप शोध कर रहे हैं राजनीतिक प्रणाली के अंदर। अब आपको लग रहा है कि शादी तो शादी है, चाहे वो बॉय और गर्ल के बीच हो, चाहे बॉय बॉय के बीच हो, चाहे गर्ल गर्ल के बीच हो। अब ये क्या कह रहा है? व्यवहारवाद करे कि तुम्हारा दिमाग किस पे होना चाहिए? शादी पे होना चाहिए। ये बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है
कि चलो लड़के और लड़की की शादी तो उचित है, समाज में मान्य है, लंबे समय से चला रहा है, परंपरा का हिस्सा है, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का हिस्सा है। आप बताइए, लड़के और लड़की की शादी, लड़की और लड़की के बीच शादी, और वो भी किस तरीके से, जैसे परंपरागत शादियां होती है धूम धड़ाके से। आपको नहीं लगता कि अध्ययन करते समय बिल्कुल आप ठहर जाएंगे? यानी आपके व्यक्तिगत विचार यहां बाधक बन रहे कि नहीं? व्यवहारवादी क्या कहते हैं? शोध के दौरान, राजनीतिक अध्ययन के दौरान व्यक्तिगत विचारों का अनुप्रयोग, व्यक्तिगत मूल्यों का प्रयोग न करें, व्यक्तिगत रूप से उचित और अनुचित का आकलन न करें। बताइए, दिमाग में ये आ जाएगा कि नहीं कि भाई शादी पर निर्णय लिया जाना है, ये तो उचित नहीं लग रहा है, ये भी उचित नहीं लग रहा है, उचित कौन सा है? तो सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति रिसर्च के दौरान, शोध के दौरान व्यक्तिगत पसंद या नापसंद से ऊपर नहीं उठ सकता। उठने की कोशिश भी करेगा। अब जैसे मान लीजिए, सपोज आप दुनिया के दूसरे देशों का एग्जाम्पल लेते हुए आपने कहा कि ठीक है जी, हम समलैंगिक शादियां दुनिया के कई देशों में वैध मान ली गई है, हम बड़े प्रोग्रेसिव हैं, हम भी मान लेते हैं कि हमारे देश में भी इजाजत दी जानी चाहिए। ओवरऑल व्यक्तिवाद का मसला है, वैयक्तिक स्वतंत्रता का मसला है, इंडिविजुअल लिबर्टी ऑफ एवरीवन शुड बी रिस्पेक्टेड, चाहे कोई भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड ऑल। ठीक, आपने मान लिया। फिर आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि भाई जैसे लड़के लड़की की शादी धूम धड़ाके से होती है, समाज में इसी तरीके से अगर इसे भी अपनाया गया तो कैसा रहेगा? तो आपको लगेगा नहीं नहीं, अगर ये हो भी रहा है तो कोर्ट वोट के माध्यम से चुप तरीके से हो, छोड़ो हटाओ, इसको समाज में प्रसारित नहीं होने देना है। तो बताइए, व्यक्तिगत पसंद व नापसंद बीच में आ गया कि नहीं? क्योंकि आपकी व्यक्तिगत पसंद क्या है? परंपरागत रूप से जो शादी की संस्था हमारे यहां जिस रूप में कार्य करती आ रही है, उसी को स्वीकार्यता देना। अब ये व्यवहारवादी कह रहे हैं कि शोध के दौरान व्यक्तिगत पसंद व नापसंद से ऊपर उठकर अध्ययन करें, जो व्यवहार में पॉसिबल नहीं है। तो आलोचना का एक बिंदु ये भी हो गया। और क्या हो सकता है? मूल रूप से यही 3 बिंदु हैं। अच्छा हाँ, ये भी राजनीति विज्ञान को यथार्थ जगत से जोड़ने के चक्कर में इसे यथार्थ जगत की समस्याओं के मकड़ जाल में फंसा दिया गया। इससे क्या हुआ? राजनीतिक सिद्धांत प्रासंगिकता के संकट का शिकार हुआ, जिसे क्या बोला गया? क्राइसिस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो व्यवहारवाद राजनीतिक सिद्धांत के संकट का कारण बना। तो इन सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक उपागम यानी व्यवहारवादी उपागम की आलोचना लिख सकते हैं। यह आलोचना। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे कि इसका महत्व क्या होगा, तो महत्व में क्या बताएंगे? महत्व में, अच्छा बताइए, किसी भी विषय को पढ़ने के लिए नई नई प्रविधियों का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको नहीं लगता कि विषय का दायरा व्यापक होगा? ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ ना। चलिए, जब निगेटिव एस्पेक्ट लिखना हुआ तो हम आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाए और निगेटिविटी को शो कर दिए। लेकिन जब पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना हुआ, अब जैसे मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक पर और विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए हो सकता है आप अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपना सकते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो भाई व्यवहारवाद में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाया गया, अंतर विषयक दृष्टिकोण। और अंतर विषयक दृष्टिकोण का पहला जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन थोड़ा जटिल हो गया। अब पता चला कि राजनीति विज्ञान पढ़ना है, थोड़ा समाजशास्त्र भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इतिहास भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा दर्शन शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा जटिल हुआ। लेकिन जटिल होने के साथ साथ विषय क्षेत्र समृद्ध भी तो हुआ, एनालिटिकल अप्रोच डेवलप हुआ इसमें, है ना। नई नई प्रविधियों का प्रयोग, इससे राजनीति का अध्ययन खर्चीला तो हुआ, लेकिन नई नई विधियों का प्रयोग करेंगे तो नई नई चीजों का इजाद भी होगा। तो विषय की समृद्धि में जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, न्यू टेक्निक्स हैं, यह कारगर साबित हुई। नुकसानदायक किस रूप में साबित हुई? विषय का अध्ययन खर्चीला हो गया। कारगर किस रूप में साबित हुई? विषय का अध्ययन सहज हो गया, सहज हो गया। अब आजकल जो भी कुछ पढ़ते हैं, मान लीजिए किसी प्रश्न का उत्तर चेक कराना है, तो आजकल लोग आंसर भी चैट जीपीटी से चेक करवा लेते हैं। अब सोचो, तो अध्ययन में नई टेक्निक्स अपनाएंगे तो अध्ययन सहज होगा, माना कि खर्चीला होगा लेकिन
सहज भी होगा। तो व्यवहारवाद की यही सारी कमियां हैं और यही सारे महत्व हैं। अब फिर चूंकि व्यवहारवाद के दौर में ही राजनीतिक सिद्धांत किसका शिकार हुआ? संकट का। तो उसे संकट से निकालने के लिए क्या किया गया? 1960 के दशक के आखिर में उत्तर व्यवहारवाद की घोषणा की गई। और किसके द्वारा घोषणा की गई? डेविड ईस्टन के द्वारा। क्यों की गई घोषणा? क्योंकि वो राजनीतिक सिद्धांत को संकट से अब बाहर निकालना चाह रहा था। अच्छा, समस्याओं से बाहर निकालने में सबसे पहला कदम यही उठाया। पतन से बाहर निकालने के लिए व्यवहारवादी क्रांति, संकट से बाहर निकालने के लिए उत्तर व्यवहारवादी क्रांति। अब उत्तर व्यवहारवादी क्रांति राजनीतिक सिद्धांत को सम स्थिति में लाकर खड़ा कर दी। शुरुआत में उत्तर व्यवहारवादी उपागम के खिलाफत में आया और खिलाफत की वजह से तेजी से मूल्यों को बढ़ावा दिया गया। लेकिन फिर समय के साथ उसी दौर में उत्तर व्यवहारवाद में ही क्या किया गया? मूल्य और तथ्य दोनों की जो डाइकोटोमी थी उसको खारिज कर दिया गया। तथ्य मूल्य विवाद को खत्म कर दिया गया और यह मान लिया गया कि राजनीतिक सिद्धांत की सही प्रासंगिकता तभी दिखेगी जब इसके अंदर मूल्यों तथा तथ्यों का समन्वय होगा। इसी के साथ आपकी पहली यूनिट समाप्त हुई। तो हम लोगों ने कुल 5 लेक्चर्स में यूनिट नंबर 1 को समाप्त किया है। अब डिक्टेशन के लिए समय अभी इजाजत नहीं दे रहा है। कल जब हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में तो याद दिलाइएगा। सबसे पहले डिक्टेशन प्रोवाइड करा दूंगा, आपको लिखवा दूंगा और उसके बाद सेकेंड यूनिट में प्रवेश कर जाएंगे। सेकेंड यूनिट क्या है? राज्य के सिद्धांत। अच्छा, अभी तक पहली यूनिट से जो क्वेश्चन आपको दिया हूं जरा देखिए तो, एक भी ऐसा क्वेश्चन है? अच्छा, ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा था, ये तो टेस्ट का क्वेश्चन है। अच्छा, टेस्ट हुआ था क्या आप लोगों का? कल हुआ था? गुड गुड। हाँ, अच्छा, 1 घंटे का टेस्ट था, 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन तो अच्छे हैं। अच्छा, ये ना, मैं जब भी कोई राजनीति विज्ञान शीर्षक के साथ प्रश्न पत्र देखता हूं तो पूछे गए प्रश्नों की तुलना में प्रश्न पत्र के शीर्षक से अधिक हैरान हो जाता हूं। मेटलाइन का स्टेटमेंट समझाया हूं, है ना? ये समझाया हूं। हाँ, देखिए, इसमें बेसिकली आपको ये बताना है, इस पर तो पूरा एक व्याख्यान है मेरा 1.5-2 घंटे का। सबसे पहले आपको यहां बताना होगा कि राजनीति विज्ञान एक अनुशासन के रूप में। अच्छा, ये वाला लेक्चर तो पब्लिक भी है ना? राजनीति विज्ञान एक अनुशासन के रूप में। अब यहां आपको ये साबित करना है कि राजनीति विज्ञान के अंदर पढ़ना क्या है। अनुशासन के रूप का मतलब क्या हुआ? राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र। तो यहां आपको क्या चर्चा करनी है? ये पहला पार्ट ही बता रहा हूं अभी आपको, राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र। अब विषय क्षेत्र में आप क्या पढ़ते हैं? पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल थॉट, और क्या पढ़ते हैं? गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एटसेट्रा, है ना? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये सब। तो यही सब तो राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र है, विषय क्षेत्र। ठीक, अब बताइए, राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं, क्या प्योर साइंस के जो कंपोनेंट्स होने चाहिए, कंपोनेंट्स लाइक कौन कौन सा? तब मान के चलिए जो बायोलॉजिकल इश्यूज हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स से रिलेटेड जो सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर, आप बताएं इनके सब्जेक्ट मैटर के साथ ऊपर जो मैं लिखा हूं पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट मैटर, दूर दूर तक कोई मैच करता है? बताओ। नो मैचिंग, नो मैचिंग। Then why to refer this subject as political science? There is
नो साइंस इन पॉलिटिकल साइंस। यही तो प्रमाणित करता है मेटलैंड, तभी तो कहता है कि मैं जब भी कोई राजनीति विज्ञान शीर्षक के साथ प्रश्न पत्र देखता हूं तो मुझे प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्न हैरान नहीं करते, बल्कि क्या हैरान करता है? प्रश्न पत्र का शीर्षक, वाई द टर्म साइंस हैज बीन अटैच्ड विथ टर्म पॉलिटिकल। समझ रहे मेरी बात? तो बस ये इसी कंसेप्ट पे आपको लिखना है, यही मूल मुद्दा है। लास्ट में जब कंक्लूड करेंगे आप इसे, अच्छा शुरुआत कैसे करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे ये कहते हुए कि राजनीति विज्ञान विषय वस्तु के नामांकन को लेकर विवाद देखने को मिलता है। कुछ लोगों के अनुसार राजनीति विज्ञान का नामांकन उचित नहीं है, कुछ लोगों के अनुसार उचित है। जो इसे उचित ठहराते हैं वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इसके अंदर भी विशुद्ध विज्ञान की अध्ययन शैली को अपनाया जा सकता है। वैज्ञानिक अध्ययन शैली, आगमनात्मक अध्ययन शैली वो अपनाया भी जाता है, तो इस लिहाज से हम इसे विज्ञान कह सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं भाई, इसे हम विशुद्ध विज्ञान तब कहते जब इसका सब्जेक्ट मैटर विशुद्ध विज्ञान वाला होता। इसमें विशुद्ध विज्ञान वाला कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं है। आप बताइए मेटलैंड को किस श्रेणी में रखेंगे? इसके नामांकन के समर्थन वालों की श्रेणी में कि विरोध वालों की श्रेणी में? विरोध वालों की श्रेणी में। क्लियर ये बात? और सब तो लिख ही लिए होंगे, लिख तो ये भी लिए होंगे, ये पढ़ाया हूं इसको। हाँ, मैं ये नहीं पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था कि जो यूनिट की शुरुआत में आपको क्वेश्चन की लिस्ट दिया था, जरा उसे ओपन करिए। हाँ, क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड करवा दूंगा शशि, डोंट वरी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल कहेंगे ना, बताएंगे कि शुरुआत में तो विरोध में आया था, लेकिन आगे चलकर राजनीतिक सिद्धांत को प्रासंगिकता के संकट का पुनः शिकार न बनने दिया जाए, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए तथ्य और मूल्य के बीच जो द्विभाजीकरण था उसको समाप्त कर दिया गया, और इस तरह से ये व्यवहारवाद की निरंतरता बन गया। निरंतरता इस रूप में कि तथ्यों को भी हम बनाए रखे, है ना। अभी तो उसी पर डिस्कशन हो रहा था। अब तो कोई क्वेश्चन, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको दिया था, आसानी से आप उसे लिख सकते हैं। हाँ, तो कल हम लोग सेकेंड यूनिट में प्रवेश करेंगे, लेकिन उससे पहले लगभग 30 से 35 मिनट लगेगा। जितना समझाया हूं, मतलब आज जो आप लिख नहीं पाए हैं उसको मैं लिखवा दूंगा। वैसे बोर्ड वर्क तो किए होंगे। हाँ, तो कल आते के साथ ही डिक्टेशन दे दूंगा, फिर नए टॉपिक में, मतलब सेकेंड यूनिट में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। हाँ, राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं समझने में दिक्कत आ रही है देवव्रत, एक बार लेक्चर को दोबारा सुनिए, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत आएगी। हाँ, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे उसको, है ना, जब पेपर 2 पार्ट ए में जब पढ़ेंगे, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति में ही इस्तेमाल होता है। कई बार फर्स्ट पेपर में भी क्वेश्चन वहां से पूछ देता है, क्योंकि है तो मामला सिद्धांत वाला ही ना। हाँ, या फिर याद दिलाइएगा, कल व्यवस्था उपागम संक्षेप में समझा भी दूंगा आपको, बट यहां आवश्यक नहीं है। ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, थैंक यू।